ये हम सबको सीखना चाहिए था। सौरभ जी के भले मन को प्रणाम करता हूँ, लेकिन हम तो हास्य के लोग हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि सौरभ जी वो इंसान है जो खुद तो दुखी है ही, पूरी दुनिया को दुखी करना चाहते हैं। लड़का लड़की आजाद घूम रहे यार, काय के लिए 1000 रुपये इतने में सीसीटीवी पे ले जाएगा, सारी वैसे ही पड़ जाएगी। लेकिन फिर भी एक अच्छा अभियान, 1000 में अच्छा जीवन साथी मिले। मेरा तो 12 लाख खर्चा हुआ था और कैसी मिली मैं बता भी नहीं सकता। बड़ा मुश्किल मामला हो जाता है, लेकिन आप लोग अपने मन से यहाँ मिले हैं और जो मिलना जुलना है ये जारी रहना चाहिए। हम तो कोशिश कुछ ज़्यादा नहीं करते साहब, इतनी सी कोशिश करते हैं कि आपके खूबसूरत चेहरे पे जो 1 इंच की मुस्कान है उसे हम 2 इंच की कर दें, 2.5 इंच की कर दें, 3 इंच की कर दें। बस इतना सा मकसद होता है, क्योंकि घर से बाहर निकलते ही हम खड़े हैं। अगर ऐसे में हंसी के 2 पल मिल जाए तो कौन खोना चाहेगा? ना आप खोना चाहेंगे ना हम खोना चाहेंगे। एक बार फिर आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। और हमारे बीच आज बड़ी खुशी की बात है, कोई आदमी रोटेरियन भी हो और शायर भी हो तो डाउट हो जाता है कि असल में है क्या। लेकिन हरजीत हमारे छोटे भाई, उनकी बड़ी तारीफ सुनी है। और एक सरदार जब शायरी करता है तो असरदार तो हो ही जाता है। उसकी बोली और कपड़े तो बाद में आते हैं, पगड़ी से ही असर जाता है। तो ये जो सरदार जी की पगड़ी है, ये आपने हिंदुस्तान का नक्शा देखा होगा, उसमें जो मुकुट है उस पर विराजमान है। तो हमें आज की रात को वैसे ही सुनना है। हमारे हिंदुस्तान के नक्शे का मुकुट भी हमारे बीच है, एक असरदार सरदार। मैं चाहता हूँ कि उनका स्वागत हम एक बार फिर से तालियों से करें। और जो महिलाएं बैठी हैं वो हमारी जो साथी कवियत्री, उसकी शादी के बारे में बात कर रही हैं, उसकी टिक्की के बारे में। उनको पता ही नहीं कितनी खतरनाक आइटम मैं अपने साथ लाया। इसका कारण बताता हूँ। आपने देखा हो कभी समय में पीढ़ियाँ बदलती हैं। आप लोगों ने भी नीरज जी को सुना है, बाल कवि बैरागी को, पता नहीं कितनी पीढ़ियों को सुनकर आप हम लोगों तक आए। लेकिन इसका जन्म ही मंच पे बड़ा विचित्र हुआ सा। मैं बाइदास पे एक कार्यक्रम कर रहा था वैसा, और वो होता है कवियों के शिकार तो 2-3 लोग ही होते हैं, पत्नी होती है, नेता होता है, राजनीति होती है, पीछे से भाव ये सब क्या चल रहा है, हम अपनी बात कब कहेंगे। मैंने देखा एक खूबसूरत सी उत्तराखंड की लड़की, मैं आइए आप यहाँ आके अपनी बात करिए। बोली ये क्या चल रहा है, 1 साइडेड गेम हो रहा है, पत्नियाँ ही खराब है, औरतें ही खराब है, तुम सब दूध के दूल्हे हो। अरे अंकल बहुत गुस्सा कर रही हो, आप क्या चाहती हो? बोले मैं भी सुनाना चाहती हूँ। वो पहला मंच था जिससे सुमिता केशवा का बाइदास के मंच पे आगमन। मैंने भी अपनी लाइफ में इतनी बिंदास महिला पहली बार देखी कि जो इतनी शिद्दत के साथ आएगी। हमें भी अपनी और बहुत बढ़िया कविताएं सुनाई, सार गंभीर अच्छी कविताएं सुनाई। उसके बाद आज आप सब की दुआओं से वो महाराष्ट्र में अकेली हास्य रस की कवित्री है। कविता तो आपने बहुत सुनी होगी, गीत गाती, गजल गाती, श्रृंगार गाती, लेकिन एक महिला पुरुषों को चुनौती देने के लिए आई कि ये 1 साइडेड नहीं चलेगा। तो मुझे लगता है थोड़ी सी तालियां एक बार और होंगी। तो आज की इस शाम मैंने भाई से कहा था, अविनाश जी से, कि 3 का आंकड़ा अशुभ है। और हमने सुना है कि आप भी बाथरूम में कुछ गाते हो, तो आपको भी हमारी टीम में होना चाहिए। मेरा मन है, देखिए समय की तो कोई सीमा है नहीं, डिनर विनर लगा हुआ है, उसके पहले फलाना ठिकाना भी है, फलाना ठिकाना जो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मेरा ये मन है कि अविनाश जी आज की इस रात अगर आपके भी कोई 1-2 लोग हो तो हम निश्चित रूप से चाहेंगे। देखिए कई बार ऐसा होता है, जो कहते हैं ना छुपा रुस्तम, कई बार हम बड़ी लंबी चौड़ी बातें करके जाते हैं और घर पे एक छोटा सा बच्चा, मैं आपको एक उसका ज्वलंत उदाहरण देता हूँ। हम बच्चों को कहानियाँ सुनाते हैं, मम्मियाँ बैठी हैं, पापा दादा सब बैठे हैं। तो मेरा पोता है 6 साल का, देखिए पीढ़ी कहाँ जा रही है। तो मैं उसको कहानियाँ सुनाता था, वो सोता था, ये हमारा बरसों का रूटीन बन गया था। एक दूसरे का दादू मैं कहानी सुनाता हूँ, मैं तो सुना। उसने मुझे कहानी सुनाई। एक बार कुछ बच्चे पिकनिक के लिए गए जंगल में और टीचर ने कह दिया कि इस लाइन से आगे नहीं जाना, लेकिन 4 बच्चे चले गए
और जब चले गए तो एक झाड़ के पीछे से एक शेर आया। तो मैं कहा, अरे शेर ने तो उन सबको खा लिया हुआ है, तुम क्या सुना रहे हो? बोले नहीं नहीं दादू, ऐसा नहीं हुआ। शेर आया, शेर ने सब बच्चों के सर पे हाथ रखा और कहा, तुम निश्चिंत होकर खेलो, मैं डिनर करके आया हूँ। ये आज की पीढ़ी के बच्चे हैं, क्या कह जाए कि हम डिजिटल हो जाए। तो मेरा ये मन है कि आप वो नाम हमें जरूर दें जो कुछ भी एक शेर कहना चाहते हैं, कविता कहना चाहते हैं, क्योंकि ये वो गुलदस्ता, ये रोटरी का तो प्लेटफॉर्म ऐसा है कि आपने कितनी प्रतिभाओं को आगे बढ़ाया। मुझे याद है जब हम लोगों को कोई नहीं बुलाता था तब रोटरी वाले बुलाते। ये हमारी शुरू की सीढ़ियों में से है। तो आप मुझे जरूर बताइएगा कि हरजीत के अलावा और आपकी तो एक बारी है ही। तो आइए कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करते हैं कि मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, काव्य में ऐसी रवानी चाहिए, सारी दुनिया अपनी हो जाती है, बस एक उसकी मेहरबानी चाहिए। ये मेहरबानी हमें आज की रात मिल गई है। मानता हूँ हमारी आदरणीय टीचर यहाँ बैठी हुई हैं और ये वो शिक्षक लोग हैं जिन्होंने केवल पाठ्यक्रम नहीं सिखाया, संस्कार भी सिखाया। तो मैं चाहूँगा आज की रात हमारी सबसे सीनियर जो प्राध्यापिका यहाँ पर बैठी है, आप एक बार खड़े हो जाएं अपनी जगह पे, ताकि हमें भी लगे कि हम कुछ बढ़िया लोगों का आशीर्वाद लेकर यहाँ से जा रहे हैं। ये पीढ़ी दर पीढ़ी मामला चलता रहता है। मैं तो आज बहुत खुश हूँ कि कुछ थोड़े से नौजवान भी हमारे साथ हैं, वरना आजकल ऐसा नहीं होता। हम जिन महफिल में जाते हैं मोनिका जी, तो हमें 45-50 प्लस के लोग ही मिलते हैं, बाकी तो सब अपने मोबाइल में घुस रहे हैं। उन्हें पता ही नहीं चलता कि मोबाइल से आप किसी लड़की से 25 बार प्यार तो कर सकते हो, लेकिन संस्कार आपको मोबाइल में नहीं मिल सकते। संस्कारों के लिए तो आपको ऐसी ही महफिल में आना पड़ेगा, जहाँ हंसी भी हो, मजाक भी हो और कोई मैसेज भी हो। तो इस कार्यक्रम की आज मैं शुरुआत करता हूँ। और ये नौजवान पीढ़ी बड़ी परेशान करती है भाई। और मैं महफिलों में जाता हूँ तो लोग, यंग लड़के जो हैं कॉलेज स्कूल में करते हैं, वो बड़ा लाइटली लेते हैं कि अंकल आपकी तो कर गई, सब कुछ हो गया, अब बचा क्या है, कब निकल रहा है। मैंने कहा हमारी लाइफ में भी अभी बहुत कुछ बचा है। आज से उसके आदमी सुनो एक कविता। ये जो बच्चे समझते हैं कि हमारी ही प्रॉब्लम है, कितनी गर्लफ्रेंड बनाए, किसके साथ रिलेशनशिप में रहना है, किससे शादी करनी है, किसको छोड़ना है, कोई तलाक देके दूसरी कौन सी। ये आपकी इतनी सी प्रॉब्लम हमारी भी उम्र की है भाई। इस उम्र में आ गए तो हमारी प्रॉब्लम खत्म हो गई क्या? मैंने एक कविता सुनाई, आप सबका आशीर्वाद चाहूंगा। दामाद ने अपने ससुर जी को पत्र लिखा। आदमी ससुर जी, आज से 5 साल पहले शादी के समय आपने जो घड़ी दी थी वो आजकल बीमार है, इसलिए बेकार है। ससुर जी का जवाब आया, केवल इतनी सी बात, केवल इतनी सी बात, घड़ी लौटा दो दामाद जी, हम बदल देंगे, आपका अधिकार है। पत्र पढ़कर दामाद मुस्कुराया, कलम संभाली, कागज उठाया और दूसरा पत्र लिखा। आदरणीय ससुर जी, आज से 5 साल पहले घड़ी के साथ आपने अपनी जो लड़की दी, आज से 5 साल पहले घड़ी के साथ आपने अपनी जो लड़की दी थी, उसका भी घड़ी जैसा ही हाल है। अपनी लड़की के बारे में आपका क्या ख्याल? ससुर जी का जवाब आया, प्रिय दामाद जी, हम तो आपको पढ़ा लिखा जानते थे, बड़ा ही समझदार मानते थे, लेकिन आप तो बड़े अजीब हैं। केवल 5 साल पुरानी बीमारी का रोना रो रहा है, केवल। केवल 5 साल पुरानी बीमारी का रोना रो रहे हैं। अपने ससुर जी को देखिए जो 40 साल पुरानी बीमारी को। यदि परिवर्तन ही करना चाहते हैं तो फौरन चले आइए, हम आपकी बदलवा देंगे, पहले आप हमारी बदलवाइए। कहा जाता है कि उम्र जैसे जैसे बढ़ती इच्छाएं और जवान होने लगती। अब मैं इनका अविनाश की क्या बात हूँ, इनसे जब अविनाश, मैं बार बार नाम आपका भूल जाता हूँ, क्योंकि जब से आपने कहा है कि पत्नी को अयोध्या भेजा है, तब से मैं भी टिकट करवाने के चक्कर में। तो ये मुझे बहुत वर्षों पहले मिले और दोस्ती हो गई, तो फिर आ गए एक दिन, बोले सूटकेस उठाइए, आगरा चलना है। मैं कहा मैं तो ठीक हूँ, आप जाओ। बोले उसके लिए नहीं ले जा रहा हूँ, ताजमहल दिखाओ। उन कवियों को मौका कहाँ
और उसकी कहानी भी आपको पता होगी। उस समय मैं मुंबई में एक रूम किचन के लिए मारा फिर रहा था, मुझे फ्लैट नहीं मिल रहा। एक ऐसा आदमी जो मुंबई में एक रूम ढूंढ रहा मिल नहीं रहा, उसको ताजमहल कोई दिखा दे और फिर ये कह रहे हैं कविता लिख। मैंने 4 लाइनें लिखी, आप तक पहुंचे तो आशीर्वाद देना। मैंने वहां बैठकर बड़े दुखी मन से लिखा कि मिस्टर शाहजहां, खामिद ने मुमताज महल, एक बार फिर से हिंदुस्तान में आओ, एक बार फिर से हिंदुस्तान में आओ। इस बार आगरे में नहीं, मुंबई में अपनी महफिल जमाओ। बनाया होगा किसी जमाने में तुमने ताजमहल, आज की तारीख में 2 रूम किचन बना के तो मेरा दावा है कि वो आज आ जाए और ये रोटेरियन हेल्प नहीं करे तो नहीं बना पाएगा। लेकिन वो भी बादशाह, उन्होंने 8 पंक्तियां लौटाई जन्नत से। कहते हैं आज भी मिलती हैं सरेआम सैकड़ों मुमताज, आज भी मिलती हैं सरेआम सैकड़ों मुमताज, और सभी को ताज की ख्वाहिश है, मगर लहू में खतरा भी मोहब्बत का नहीं है। संग मरमर पर टिकी सबकी नजर, है संग मरमर पर टिकी सबकी नजर। घर कहीं कोई सही मुमताज वक्त के, घर कहीं कोई सही मुमताज पाई भी गई, वक्त के हाथों जिंदा ही दफनाई गई। ऐसे हालात में ताज मेरा बाप बनाए, जिसे जरूरत हो कम वक्त अपने आप बनाए। वहां से आ गया तो हमारे सरदार जी बैठे हैं, बोले यार कहाँ तुम बादशाहों के चक्कर में पड़ गए, हिंदू आदमी हो, सिद्धि विनायक में जाओ, वो कुछ सॉल्यूशन देंगे, इनसे कुछ मिला है क्या कभी? मैं सिद्धि विनायक चला गया, पापा जी की बातों में आ गया। वहां मैंने उनसे सीधे सीधे बातचीत की। मैंने कहा हे भगवान, मुझे हिंदी में एक घर, अंग्रेजी में एक फ्लैट या गुजराती में एक होटला दिलवाइए, कोई सी भी भाषा समझने अपना काम हो जाए। मुझे हिंदी में एक घर, अंग्रेजी में एक फ्लैट या गुजराती में एक होटला दिलवाइए। गणेश जी बोले जिंदगी भर की गारंटी नहीं लेता, लेकिन यदि केवल 10 रोज के लिए चाहिए तो गणेश उत्सव के समय मेरे किसी भी मंडप में मेरे पास बैठ जाइए। यदि केवल 10 रोज के लिए चाहिए तो गणेश उत्सव के समय मेरे किसी भी मंडप में मेरे पास बैठ जाइए। कोई किराया नहीं देना होगा, केवल मेरा एहसान चुकाना होगा। 10वें रोज आपको भी मेरे साथ चौपाटी जाना होगा। और मैंने वो आइडिया दिया। ये बड़ी अच्छी बात है कि आप लोग संख्या में कम है और समझ रहे हैं, वरना ये हमारे शायर बैठे हैं, हमारे अपने। हैदराबाद से मैंने एक शायर को बुलाया, जब वो रोटरी की का प्रोग्राम करके वापस गया तो एयरपोर्ट पर बोला अब कभी नहीं आऊंगा। मैंने कहा क्यों ऐसा? तो कल उसने शेर सुनाया कि कैसे कैसे कदरदाना महफिलों में आना कहते, कैसे कैसे कदरदाना महफिलों में आना कहते, शेर भी सुनाना कहते, मतलब भी समझाना कहते। ये अच्छी बात है कि आप मतलब समझ रहे, एक बार आपके सम्मान में तालियां बजाएं। ये मतलब का ही बड़ा झंझट है साहब, मतलब का इतना बड़ा झंझट है कि सामने वाला कभी बोलता नहीं तो हम समझ कुछ लेते हैं, स्पेलिंग गलत हो जाती है। मैंने चर्च में फादर का इंटरव्यू लिया, मेरा काम था, मैं पत्रकार था पहले, और मैंने फादर से एक सिंपल सवाल किया, फादर व्हाट्स योर हॉबी? एंड फादर सेड डन। आप लोग भी गलत समझ रहे हो, नन की स्पेलिंग वो नहीं थी जो आप समझ रहे हैं। सारा खेल समझने और समझाने का उसको बड़ा गड़बड़ हो जाता है। और आजकल की पीढ़ी, अभी भी हम बात कर रहे थे, मैडम को मैंने प्रणाम किया, आदरणीय सर यहाँ बैठे हैं, क्या फर्क क्या है और हमारे संस्कार कहाँ सुरक्षित है जिसके लिए आप इतने सारे कार्यक्रम करते हैं, जोड़ने की कोशिश करते हैं। अभी भी सौरभ जी की बात मैंने मजाक में उड़ा दी, लेकिन अगर 2 बेचारों का घोंसला बन जाए तो शायद इससे बड़ा पुण्य का काम दुनिया में कोई नहीं है, जिसकी वो कोशिश कर रहा है। तो मुझे याद है कि हमारे पड़ोस में एक बुजुर्ग रहते थे, 90 नॉट आउट, सफेद बाल, रोज सुबह उठते बाल डाई करते, बढ़िया सी टी-शर्ट पहनते, उस पर कैटरीना का फोटो, जीन्स, रिबॉक के जूते, और गुनगुनाते हुए गजल गाते हुए घर से बाहर। तो मोहल्ले वालों को बड़ी तकलीफ होगी कि यार ये क्या आदमी है, इस उम्र में तो राम राम राधे श्याम करना चाहिए, अयोध्या जाना चाहिए, ये क्या कर रहा है बेटा? तो मेरी ड्यूटी लगा दी,
कि जाओ आप समझाओ। मैंने कहा उनसे कहा, बोला दादाजी ये सब क्या करते हो, सुबह सुबह सच दस के ऐसे जाते हो, चक्कर क्या है? तो शर्माते बोले दादी भी तो आती है मॉर्निंग वॉक। बोला ठीक, मैं नहीं समझा पाया, उनका रूटीन शुरू रहा, लेकिन हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जब घर के बुजुर्ग को कोई ठीक नहीं कर सकता तो घर के बच्चे उसे एक दिन ठीक कर देते। चक्कर क्या है? एक दिन शाम को गुनगुनाते हुए गजल गाते हुए घर में आए तो उन्होंने बड़ा विचित्र सा सीन देखा। उनका 8 साल का पोता दादी के पान के डिब्बे में से चूना निकाल के अपने बाल सफेद कर रहा था। उनको बड़ा गुस्सा, एक थप्पड़ मारा, क्या कर रहा है बेवकूफ, बाल झड़ जाएंगे, चमड़ी खराब हो जाएगी। और बच्चे के एक लाइन के जवाब पे तालियां आपकी रुकनी नहीं चाहिए। बच्चे ने बड़ी मासूमियत से कहा, दादाजी घर में कोई तो बुजुर्ग दिखना चाहिए। ये सारी बातें संस्कारों की है, चमत्कारों की है। लेकिन आइए, समय की मैं जानता हूँ कि एक सीमा है। मुझे तो ये भी पता है कि जैसे ही वहाँ ढक्कन खुलेगा यहाँ कुर्सियाँ खाली हो जाएंगी। बड़ी रिस्क लेके मैं आया हूँ आज, क्योंकि इस चीज के दीवाने इतने ज्यादा है। और साहब इसका कोई गम भी नहीं है, मैं भी थोड़ी देर बाद वहीं मिलूंगा। मुझे एक ऐसे ही मोनिका जैसी समझदार औरत ने कहा, क्या करते हो आप, शराब पी तो कभी कोई गिल्ट कॉन्शियस नहीं होता? लगा नहीं। बोले क्यों? तो मैंने एक शेर उनको सुनाया जो आप सब पीने वालों में काम आएगा, कि पीकर शराब भी नहीं है मन में कोई गम, जो खून पी रहे हैं उनसे भले हैं। दो पैक की बात है। महाराष्ट्र में क्या हुआ, बाकी प्रदेशों में क्या हुआ, आप सब जानते हैं। राजनीति में हमको कोई बात नहीं करती, राजनीति में मैंने बहुत कम लिखा है। 2-4 पंक्तियां आपको सुना देता हूँ कि एक नेता कहीं खो गया है, एक नेता कहीं खो गया है, साला आदमी तो नहीं हो गया। एक नेता कहीं खो गया है, साला आदमी तो नहीं हो गया है, सूखे के दौरे पर चला था कल, पानी पानी तो नहीं हो गया है। हमारे घर से चल रहे थे बाबा जी, और जर्मनी से मेरे 2 दोस्त आ गए, उनकी थोड़ी हिंदी उन्होंने सीख ली। तो उन्होंने कहा कि मुझे बहुत शॉर्ट में इंडिया में क्या चल रहा है बताओ। और मैं ये तो नहीं बोल सकता फॉर्म चल रहा है। तो मैंने उन्हें 2 पंक्तियां सुनाई। आप सबको आशीर्वाद मिलेगा। इस तरह की ऑडियंस हमें कम नसीब होती है, हम तो पशु मेलों में भी जाते हैं। मैंने 2 पंक्तियों में से हिंदुस्तान में क्या चल रहा है बताया। बात अच्छी लगे तो आपका प्यार चाहिए। मैंने कहा, छिपकलियां गांधी जी की तस्वीर के पीछे से निकल कर आती हैं। छिपकलियां गांधी जी की तस्वीर के पीछे से निकल कर आती हैं और अपना शिकार मुंह में दबोच कर फिर से गांधी जी की तस्वीर के पीछे चली जाती हैं। ये हमारा देश है, ये हमारा परिवेश है, लेकिन दोस्तों आपको और हमको जीना इसी में है। आप लोग एक सेवा भाव के साथ रोटरी या बाकी जो क्लब है उनसे जुड़ते हैं। मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन केवल इतना है कि जब भी आप किसी ऐसी प्यारी संस्था के लिए काम करें, मैंने बड़ा इतिहास पढ़ा, मैंने बताया कई जगह में गया भी हूँ, तो थोड़ी सी देर के लिए अपनी पर्सनल उम्मीदों, इच्छा और राजनीति को इससे दूर करेंगे तो रोटरी लाखों नहीं करोड़ों घर बसा सकती है इस देश में। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। मैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक आपके कई प्रोग्राम में गया हूँ। ये हमारा जो मैं है ना, ये बड़ा खराब, इस मैं के कारण हम नहीं रह पाते साहब। इससे मुक्त होने की कोशिश आप करिए। सब लोग भले हैं, सब लोग, किसको फुर्सत है कि 4-6 कवियों को सुनने के लिए इतनी दूर से आए। मुझे पता है खाने की क्वालिटी आप सबके घर में बहुत अच्छी होती है, खाना कोई अट्रैक्शन नहीं है, शराब कोई अट्रैक्शन नहीं है, लेकिन आप जो जुड़े हुए हैं ना, बस इसी जुड़ाव की जरूरत है हिंदुस्तान में। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम क्या फर्क पड़ता है, भाई ने कोई बात कही है उसको आप मान लीजिए। हमारे यहाँ पे मानने वाले लोग कम हैं और टांग अड़ाने वाले लोग ज़्यादा हैं, और हमारी हर संस्था की असफलता का कारण एक ये बनता है। तो मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, अब आप यकीन मानिए आप जैसी प्यारी संस्था बहुत कम है। हम तो हर जगह जाते हैं, कैसी कैसी जगहों पे जाते हैं। मैंने बताया पशु मेलों में जाते हैं,
धार्मिक यज्ञों में जाते हैं, वहाँ हमें धमकियाँ दी जाती है, हमारा पीटा जाता है कि आपने ये कैसे कह लिया इसके बाद। हम तो सत्य के पक्ष में खड़े हैं। तो मेरा निवेदन केवल आपसे इतना है कि आप जब यहाँ से जाएं तो अपना मैं यहाँ पर उतार जाए और कुछ हम अपने साथ लेकर जाए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं शायरी की। सौभाग्य से आज हमारे पीछे एक ऐसा बंदा है। देखिए, पंजाब और शायरी इसका चोरी दामन का साथ है साहब। ये कहते हैं फारसी से शायरी आई पापा जी, और फारसी से जब शायरी आई हिंदुस्तान में, पुराना इतिहास है, उसको सबसे पहले पंजाब ने अपनाया। उस समय पंजाबी शायरों ने जो शायरी की वो लोकप्रिय इसलिए नहीं हुई क्योंकि तब ये साधन नहीं थे, ये मीडिया नहीं था, ये अखबार वाले छापते नहीं थे। लेकिन वो ये कहते हैं पुराने लोग कि पंजाब में महफिलें जमती थी, फसल कटती थी और उधर वो शायरी चलती रहती थी। तो जो किसान का ट्रैक्टर पर बैठता था वो शेर कहता था, और ये फारसी से उन्होंने अडॉप्ट किया। बाद में उर्दू में आई शायरी, हिंदी में आई, पंजाबी में आई, पंजाबी के ग्रंथ छप रहे हैं, हमारे पंजाबी के शायरों को अकादमी के अवार्ड मिले हैं। तो आप देखिए कि कितनी बढ़िया बात ये हुई है कि हमने एक रंग होने का और हिंदुस्तानी होने का सबूत दिया, उसमें भी पंजाबियों का हाथ है। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो हमारे बीच एक असरदार सरदार है। वैसे हमारे एक शायर दोस्त हैं, वो 2 पंक्तियाँ कहते हैं। मैंने उनसे कहा कि शायरी क्या है, मैं तो करता नहीं भाई, मैं तो सीधी सीधी बात करता हूँ। तो उन्होंने 2 पंक्तियाँ कही कि शायरी खुदकुशी का धंधा है, शायरी खुदकुशी का धंधा है, लाश अपनी है अपना कंधा है। शायरी खुदकुशी का धंधा है, लाश अपनी है अपना कंधा है। पहले तो लिखो, फिर एक एक को पकड़ के समझाओ, फिर उसका अर्थ बताओ और फिर तालियां बजवाओ। मेरे को बजाई मेरा। शायरी बहुत आसान नहीं है, वो सरल जबान में की जाए, चलती फिरती बातों में। Pause means tali. I want to share the other very important rule for you, which I always share before I take this mic. कहते हैं खुदा ने हर इंसान को ताली बजाने का एक कोटा दिया है जिंदगी में, और अगर वो कोटा आप जिंदगी में पूरा नहीं करते तो कहा जाता है कि अगले 7 जन्म आप घर घर जाके ताली बजाओगे। So ladies and gentlemen, the choice is yours. इसे कहते हैं डरा धमका कर ताली बजवाना। Choice is yours. आज आपको मौका मिला है अपना वो ताली का कोटा पूरा करने का, तो बिल्कुल मत छूटिए। चलिए जिंदगी के बारे में कुछ बात करते हैं। कहते हैं हर पल में प्यार है, हर लम्हे में खुशी। हर पल में प्यार है, हर लम्हे में खुशी। खो दो तो यादें हैं, जी लो तो जिंदगी। लम्हों की एक किताब है जिंदगी, सांसों और ख्यालों का हिसाब है जिंदगी। कुछ जरूरतें पूरी, कुछ ख्वाहिशें अधूरी, बस इन्हीं सवालों का जवाब है जिंदगी। दोस्तों कहते हैं जिंदगी तो सभी के लिए वही रंगीन किताब है, फर्क तो बस इतना है कोई हर पन्ने को दिल लगा के पढ़ रहा है और कोई सिर्फ दिल रखने के लिए पन्ने पलट रहा है। लाइफ इज द सेम, इट डिपेंड्स ऑन यू व्हाट यू वांट टू डू विद योर लाइफ। जिंदगी जीने के 2 तरीके हैं। पहला, जो हासिल है उसे कबूल करना सीखो, और दूसरा, जो कबूल है उसे हासिल करना सीखो। जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है, कभी हंसाती तो कभी रुलाती है, पर हर हाल में जो खुश रहते हैं दोस्तों, जिंदगी उनके आगे सर झुकाती है। जिंदगी तुझसे हर कदम पर समझौता क्यों किया जाए, जिंदगी तुझसे हर कदम पर समझौता क्यों किया जाए। शौक जीने का है मगर इतना भी नहीं कि मरमर के जिया जाए। जब जलेबी की तरह उलझ ही रही है तू है जिंदगी, जब जलेबी की तरह उलझ ही रही है तू है जिंदगी, तो फिर क्यों ना तुझे चाशनी में डुबोकर मजा ही ले लिया जाए। क्या बात, क्या बात। दोस्तों किसी ने पूछा जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा कौन सा होता है, जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा कौन सा होता था। बहुत खूबसूरत जवाब था, जब आपका परिवार आपको दोस्त समझने लगे और आपके दोस्त आपके परिवार का हिस्सा बन जाए। That is the best moment in one's life। रिश्ते कभी जिंदगी के साथ नहीं चलते,
रिश्ते तो बस एक बार बनते हैं और फिर जिंदगी उन रिश्तों के साथ चलती है, और ये रिश्ते हैं दोस्ती के और अपनों के। We all heard of Shiv Khera and his beautiful book which he wrote. You know, Shiv Khera says a dream is not something that you see in your sleep, but a dream is something that doesn't let you sleep. Translated in Hindi, सपने वो नहीं जो सोने पे आते हैं, सपने तो वो हैं जो सोने ही नहीं देते। सपने वो नहीं जो सोने पे आते हैं, सपने तो वो हैं जो सोने ही नहीं देते। एक्सटेंडिंग इट स्लाइटली फर्दर, अपने वो नहीं जो रोने पे आते हैं, अपने तो वो हैं जो रोने ही नहीं। चलिए चलते हैं वक्त और उम्र की तरफ। चंद लाइनें, चंद शेर। वक्त बीतता जा रहा है, उम्र बढ़ती जा रही है। वक्त और उम्र बढ़ती ही जा रही है। क्या ये सच है? दोस्तों, सिर्फ साल बदलते जा रहे हैं, उम्र तो असल में घटती जा रही है। और इस पर जगजीत की एक बहुत खूबसूरत गजल की 2 लाइनें मैं आपको सुनाता हूं। वो खत के पुर्जे उड़ा रहा था, हवाओं का रुख दिखा रहा था। वो खत के पुर्जे उड़ा रहा था, हवाओं का रुख दिखा रहा था। वो उम्र कम कर रहा था मेरी, मैं साल अपने बढ़ा रहा था। So every birthday that you celebrate, life is actually going down. मत सोचो कि जिंदगी में कितने पल हैं, मत सोचो कि जिंदगी में कितने पल हैं, ये देखो कि हर पल में कितनी जिंदगी है। दोस्तों, वक्त का पता नहीं चलता अपनों के साथ, पर अपनों का पता चलता है वक्त के साथ। वक्त का पता नहीं चलता अपनों के साथ, पर अपनों का पता चलता है वक्त के साथ। वक्त नहीं बदलता अपनों के साथ, पर अपने जरूर बदल जाते हैं वक्त के साथ। This is an absolute truth. महंगी से महंगी घड़ी पहनकर देख ली, मगर वक्त फिर भी कभी मेरे हिसाब से नहीं चला। किसी ने पूछा कि उम्र और जिंदगी में क्या फर्क है? सुभाष जी, उम्र और जिंदगी में क्या फर्क है? बहुत सुंदर जवाब था। जो अपनों के बिना बीती वो उम्र है, और जो अपनों के साथ बीती वो है जिंदगी। बढ़िया बात। किसी ने बहुत खूबसूरत कहा है, उम्र का बढ़ना तो दस्तूरे जहां है, उम्र का बढ़ना तो दस्तूरे जहां है, मगर महसूस ना हो तो उम्र बढ़ती ही कहाँ है। क्या बात। उम्र को अगर हराना हो तो शौक जिंदा रखिए, घुटने चले या ना चले, मन को उड़ता परिंदा रखिए। मुश्किलें आना तो पार्ट ऑफ लाइफ है, और उनमें से हंसकर बाहर आना ये आर्ट ऑफ लाइफ। So let's practice the art of life. Dedicated to all my friends, all my Rotarians, non-Rotarians, all of you seated here. ए उम्र अगर दम है तो कर दे इतनी सी खता, ए उम्र अगर दम है तो कर दे इतनी सी खता। बचपन तो छीन लिया मेरा, जरा बचपना छीन के दिखा। कहते हैं फक्त बाल रंगने से कुछ नहीं होता गालिब, सिर्फ बाल रंगने से कुछ नहीं होता गालिब। नादानियां भी किया करो जवां बने रहने के लिए। आपकी उम्र तो मुझे पता नहीं सोहा जी, पर आपने कहा कि आप दादा बन चुके हैं। मुझे 17। अच्छा, लेकिन मैं 17 में ज़्यादा ध्यान देता। तो मैं सुमिता जी को छोड़ देता हूँ आपके और मेरे लिए। अरे इनको मत छोड़ो, मेरे से 5 साल। ये सुभाष जी के लिए और रणजीत तलवार के लिए। कौन कहता है कि बूढ़ों को प्यार का हक नहीं होता? कौन कहता है कि बूढ़ों को प्यार का हक नहीं होता? कौन कहता है कि उनका दिल धक धक नहीं होता? ये तो किस्मत की बात है कि किसी को उन पर शक नहीं होता। कितना कुछ हो रहा है। बंदे ने बचा लिया, पहले बताया तो मोनिका जी मेरे साथ फोटो नहीं खींचा। अब आपको एक असल बात बताऊं, मैं गवर्नर था 5 साल पहले। पहले आप ये बताओ, अपना पंजाब लाए हो या अकेले आए हो? पंजाब साथ लाए हो या अकेले? क्या चीज? पंजाब। अपना पंजाब साथ लाए हो या अकेले? पंजाब।
मिशन है यहाँ, आपने भी अयोध्या भेज रखी है। 19-20 में जब रोटरी में थे तो रोटरी इंटरनेशनल प्रेसिडेंट, डायरेक्टर, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर सब यही कहते थे जी, यंग मेंबर्स लाओ, क्लब की एवरेज एज कम करो। तो मेरा उनसे ये सवाल था, आप क्या समझते हैं हम बूढ़े हो गए हैं? That was a question which nobody could answer. But that got us to a fact-finding committee. मेरी कोर कमेटी ने सुभाष जी ये जानने की कोशिश की कि बुढ़ापा किसको कहते हैं जी। What is the true definition of old age? Would anybody like to guess or take a chance? How do you define old age? Come on, we're all young here. मालूम नहीं? किसी ने कहा बाल सफेद हो जाते हैं, किसी ने कहा मेमोरी लॉस हो जाता है, किसी ने कहा घुटनों में दर्द हो जाता है, किसी ने ये, किसी ने वो। बहुत रिसर्च के बाद हमारी कमेटी इस नतीजे पे पहुंची कि none of these is the true definition of old age. सही डेफिनेशन ओल्ड एज की एक ही है और वो ये है कि जब आपका पार्टनर आप पे भरोसा करना शुरू कर दे, उस दिन से आप समझो कि आप बूढ़े हो गए हो। जब सुभाष जी आपकी बीवी बोले सुभाष जा जी ले अपनी जिंदगी, तो समझ लेना कि आप बूढ़े हो गए। तब तक आप जवान हो और जवान रहोगे। लेकिन आज मैं वो फार्मूला है तो तालियां बजाओ। आप लोग सब रूल भूल गए हैं शायद। हाँ, पहुंच आए तो ताली बजाओ। मोहब्बत कितनी रंगीन है किसी से सुनकर देखिए। मोहब्बत कितनी रंगीन है किसी से सुनकर देखिए, और मोहब्बत कितनी संगीन है ये खुद करके देखिए। अगर आप उर्दू सीखना चाहते हैं सुभाष जी, ये खुशवंत सिंह जी ने कहा था, आई एम जस्ट कोटिंग खुशवंत सिंह, अगर आप उर्दू सीखना चाहते हैं तो इश्क कर लीजिए। अगर आप उर्दू सीखना चाहते हैं तो इश्क कर लीजिए, और अगर इश्क करना चाहते हैं तो उर्दू सीख लीजिए। मगर हम जैसा बदनसीब कौन होगा, ना हम उर्दू सीख पाए और ना ही इश्क कर पाए। दोनों से ही रह गए। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया था, हम हमारे प्रेसिडेंट साहब को भी हमारी टीम में शामिल करेंगे। तो ये जो पन्ना, इसको आप जरूर कंप्लीट करिए। कोई चीज़ अधूरी छोड़नी ठीक नहीं होती। इस पन्ने के बाद हम उस पन्ने पर जाएंगे। राइट। चलो, तो अविनाश जी की बात हुई है तो मैं अविनाश जी की बात करता हूँ। जी। Friends, you'll all agree with me, members of Parleshwar as well as his co-presidents, that Avinash is a very diplomatic guy, right? Are you Avinash? पब्लिक बताएगी वो क्या बताएगा। Is Mrs. Mishra here? नो, अयोध्या में। चलो कोई बात नहीं, उनको बता देना। हाँ, तो एक दिन अविनाश जी की पत्नी ने उनसे पूछा, कौन खूबसूरत है, मैं या चांद? वाह। बड़ा मुश्किल सवाल, कौन खूबसूरत है, मैं या चांद? अविनाश ने कहा पता नहीं, तुम्हें देखते हैं तो चांद को भूल जाते हैं, तुम्हें देखते हैं तो चांद को भूल जाते हैं, और चांद को देखते हैं तो आप याद आते हैं। आप याद, वाह। जोरदार तालियां अविनाश जी। और ज़्यादा तालियों की जरूरत नहीं है, ये डायलॉग ही अपनी पड़ोसन से भी कहते हैं। थैंक यू। हरजीत के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत बढ़िया माहौल। मुझे लगता है कि ये शायर से ज़्यादा बड़े मोटिवेशन स्पीकर के रूप में ज़्यादा बढ़िया काम इनका हो सकता है। और इनकी शायरी सुनकर मैं दंग रह गया, भाई को क्या क्या चीज़ें याद है। मुझे एक दो पंक्तियाँ याद आती हैं कि मुझ पर गम का पर्वत टूटा, तब मैंने दो चार कहे। मुझ पर गम का पर्वत टूटा, तब मैंने दो चार कहे, इस पे भला क्या गुजरी होगी जिसने शेर हजार कहे। जोरदार तालियां। आगे बढ़ते हैं, और मैं जिनका जिक्र कर रहा था हमारे प्रेसिडेंट साहब, उनको भी हम अपनी बिरादरी में शामिल करना चाहेंगे। नहीं सर, मुझे नहीं, धर्मेश जी को। धर्मेश जी। आपके बारे में भी पता चला कि आप छुपे रुस्तम हो, और ये तो सब अपने ही लोग हैं। एक आध लाइन गलत भी बोल दोगे तो कौन सी अयोध्या जा रही है। सर पहले मैम तो फिर आप, फिर हम। लेकिन ये स्थिति बड़ी खराब होती है। मैं अलग अलग क्लबों में मोनिका जी ये सारी जिम्मेदारियां निभा चुका हूँ, तो
तो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, आप अपने पे मत लेना, लेकिन एक क्लब खुला, तो चलिए क्लब तो खुलते रहते हैं, पब्लिसिटी हुई, नया क्लब हो गया, लेकिन उस शहर में एक लड़का और लड़की आपस में एक दूसरे से प्यार करते थे। गड़बड़ ये हुई कि शादी नहीं कर पाए, पला पला बहुत सी चीजें बीच में आ गई, इसकी अलग हो गई, उसकी अलग हो गई, लेकिन दोनों थे एक ही शहर में। अब हुआ ये कि दोनों एक दूसरे को भूल भाल गए, संस्कारी लोग थे भाई, अपने भाग्य में, मेरे नसीब में तू नहीं, तेरे में मैं नहीं। 15 साल बाद उस लड़की का फोन उस लड़के को आया, बोले ना कमाल कर दिया, कहाँ से बोले नहीं नंबर सेव किया था, बदलते बदलते आ गई। बोले कैसे याद किया? बोले देख उस समय अपन ना मिल पाए ना बातें कर पाए, लेकिन अब वक्त आ गया, अब अपन मिल सकते हैं। बोले ऐसे कैसे कह रहे हैं, तो शादी हो गई थी ना? बोले शादी तो हो गई थी, लेकिन मेरा जो हस्बैंड है वो रोटरी का प्रेसिडेंट हो गया है। अच्छा, जितने 5 प्रेसिडेंट सब हंस रहे हैं। मेरा जो हस्बैंड है वो रोटरी का प्रेसिडेंट हो गया, अब हम कभी भी कहीं भी मिल सकते हैं, मीटिंगों में बिजी रहता है। अब भाई साहब आप ये बताओ, भाभी अनजन हो गई। तो ये सारी चीजें हैं जो हम कहीं कहीं से ढूंढ ढांड कर लाते हैं, लेकिन बड़ी प्यारी सी जिम्मेदारी होती है। और एक रोटरी के प्रेसिडेंट हमारे यहाँ भी मलाड में भी है, उनसे मैंने पूछा कि कैसा चल रहा है, आप तो बड़े हंसते हुए प्रोग्राम करके आए। तो बाद में वो उदास हो गए मेरे साथ, बोले भाई साहब ये ड्यूटी ऐसी है कि घर के दाने लुटाओ और मामू की मुर्गियां चराओ। हर प्रेसिडेंट का यही कष्ट होता है, मैं भी रहा हूँ कहीं कि बाद में जो लोग गले मिलाते हैं ना, अगर थोड़ी सी कंट्रीब्यूशन और हेल्प की बात होती है तो ऐसे देखने लगते हैं जैसे वो पाकिस्तान है, हम हिंदुस्तान है। तो जो लोग इस जिम्मेदारी को निभाते हैं, हमारी पास्ट भी रहती है। आप क्या हंस रहे हैं, आपने भी तो भाई झेला है। आप भी तो सिल्क की साड़ी छोड़ के ये सब चारों 5 प्रेसिडेंट है, चारों 5 प्रेसिडेंट है। इनकी तो इतनी ख्याति हो गई थी कि इन्होंने सिल्क की साड़ी पहनना ही छोड़ दिया था। ये सोशल वर्कर लोगों इसलिए सूती साड़ी में आती थी, वो नजारा मैंने देखा। लेकिन ये जिम्मेदारी मैं मानता हूँ तमाम हंसी मजाक के बावजूद कि बहुत भाग्यवान लोगों के नसीब में है। अगर आप कोई भी पब्लिक इंटरेस्ट का, पब्लिक वेलफेयर का काम कर सके, उसमें थोड़ी सी आहुति अपनी भी लग जाए तो बुरा नहीं मानना चाहिए। मुझे देखिए मेरे तो बाल उड़ गए, फिर भी मैंने बुरा नहीं माना। एक बार जोरदार तालियां। और प्रेसिडेंट और पास्ट प्रेसिडेंट और ये सारा माहौल हम लोगों ने इसीलिए बनाया दोस्तों, क्योंकि अब समय घड़ी तो अपनी गति से बढ़ रही है। आप तो बड़े संयमित लोग हैं, हमारी समिति में होता तो अभी तक 4-5 तो यहाँ गिरे हुए मिलते हैं उस आकर्षण के बावजूद। लेकिन मैं ये बात एक जिम्मेदारी से स्वीकार करता हूँ कि महिलाओं की उपस्थिति के बिना किसी भी समाज में, किसी भी घर में, किसी भी देश में तरक्की की सोच भी नहीं सकते, करना तो दूर है।